पहली बड़ी खबर, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 11 घंटे पुतिन की मौजूदगी क्या संकेत दे रही है? क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच पुतिन और लुकाशेंको की इस मुलाकात के मायने क्या हैं और इस मुलाकात पर यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया की है नजर। अब पुतिन और लुकाशेंको के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, इसकी एक एक डिटेल जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष देगा। रूस और बेलारूस मिलकर क्या अब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर करेंगे काम? बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं और ये ट्रेनिंग देगा रूस। और लुकाशेंको से मुलाकात के बाद पुतिन का बयान सामने आया है। सेना और तकनीक के क्षेत्र में साथ काम करेंगे, यह पुतिन ने कहा है। रूस और बेलारूस संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी रखेंगे, दोनों देश मिलकर सैन्य उपकरण बनाएंगे, ये पुतिन ने कहा। इस्कंदर और S-400 को बेलारूस में तैनात किया गया। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस के, उनका यह बयान है। साफ तौर पे उन्होंने बेलारूस को लेकर अपनी बात रखी है, अपनी राय स्पष्ट की है। С военно-техническим взаимодействием. И это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства. और इसी खबर से जुड़ी हुई अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पुतिन से मुलाकात के बाद लुकाशेंको का बड़ा बयान, हम हर संकट में साथ मिलकर काम करेंगे। लुकाशेंको ने यह भी कहा कि रूस और बेलारूस यूरोप समेत दूसरे देशों से बातचीत को भी तैयार हैं और साथ उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की दुनिया और सबकी सुरक्षा पर वो हमारी सुनेंगे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के राष्ट्रपति, ने यह बड़ा बयान दिया है। तो क्या विश्व युद्ध की घंटी बज गई है? अब आपको बताते हैं कि रूस और बेलारूस में किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। सबसे पहले देखिए, आपको उससे पहले बताएं कि साथ ही कुछ सवाल भी उभर कर सामने आ रहे हैं कि जिनके उत्तर पूरी दुनिया तलाश रही है। आपको बता दें कि पुतिन और लुकाशेंको के साथ में एंड वॉर, न्यूक्लियर वॉर का क्या आगाज हो गया है। सबसे पहले देखिए और समझिए कि किस तरह से रक्षा क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच में काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। साथ ही क्या वो मिलकर हथियार बनाएंगे, उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर भी काम होगा, स्पेस में भी फोर्थ डिमेंशन, उस पर भी क्या काम होगा, विज्ञान और ट्रेन के क्षेत्र में भी बेलारूस और रूस के बीच में किस तरह से और भी ज्यादा रिलेशन बढ़ेंगे। आर्थिक मुद्दों को भी देखिए, आर्थिक मुद्दों का भी क्या वो समाधान निकालेंगे और रूस बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग देगा। नई बात नहीं है, बातचीत होते रही है इस बारे में और कुछ तस्वीरें भी सामने आई है किस तरह से रूस और बेलारूस न केवल रक्षा बल्कि बहुत अलग अलग क्षेत्रों में भी एक साथ आए हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आज हेडेक बना हुआ है। की ग्राफिक्स देखिए और समझिए कि बड़ा सवाल यही है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सबसे पहले देखिए और समझिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेलारूस में 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक क्यों मौजूद हैं। दूसरी बड़ी बात, रूस बेलारूस की ज्वाइंट ट्रूप एक्सरसाइज क्यों हो रही है ऐसे में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध है। तीसरी बड़ी बात, बेलारूस को रूसी सैन्य ग्राउंड बनाने की छूट क्यों दी गई है। क्या कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, क्या कोई तैयारी हो रही है, क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन है। चौथी बड़ी बात, बेलारूस में किंजल से लैस रूसी MiG-31 की तैनाती क्यों की गई है। पांचवी बड़ी बात देखिए, बेलारूसी आसमान से यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल क्यों फायर किया गया। और ये सारे के सारे मुद्दे आपको एक ही तरफ इशारा करेंगे कि क्या रूस और बेलारूस जब साथ में आ रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्तर पर, क्या विश्व के लिए ये वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बज गई है। हमारे साथ में एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु भी हैं, डिफेंस एनालिस्ट, और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, फॉरेन एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड US राठौड़, डिफेंस एनालिस्ट। कर्नल राठौड़, सबसे पहले आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। कोई नई बात तो है नहीं कि रूस और बेलारूस साथ में आ गए हैं। नई तस्वीर ये जरूर है कि पुतिन लुकाशेंको के साथ में मिन्स्क में दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी विजिट है जो न केवल रूस और बेलारूस बल्कि पूरा विश्व बहुत ही नजदीकी से देख रहा होगा।
इज इट एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 काउंटडाउन, या ये केवल एक डिसेप्शन है, डाइवर्जन है? देखिए, बेलारूस को अगर कहा जाए तो इस यूक्रेन युद्ध में वो फरवरी 2022 से पहले से इसमें था जी। रूस और बेलारूस की सेनाएं संयुक्त सैनिक अभ्यास कर रही थी और उसके बाद फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ और बेलारूस के रास्ते से ही कीव और चेर्निव में रूसी सेनाएं उतर के यूक्रेन में आई थी। बाद में यह देखा गया कि उनसे उस रास्ते से आने में मुश्किल आ रही थी, नुकसान ज़्यादा हो रहा था, तो वो एक्सिस छोड़ दिया गया। अभी बेलारूस के साथ आने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, समझने की बात है। अगर आप बेलारूस को इस लड़ाई में उतारते हैं तो बेलारूस के जो पड़ोसी मुल्क है, पोलैंड, लताविया, ये सारे नाटो के देश है, तो आप किसी न किसी तरीके से नेटो की लड़ाई को अपने ऊपर मोल ले रहे हैं। ये एक समस्या है। बेलारूस से जो भी आप उम्मीद करते थे पुतिन, वो सारी चीजें वो कर रहा है। आपने बताया वो मिसाइल उनसे फायर हो रहे हैं, आपने बताया बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बेलारूस किस तरह से इस जंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व नजर आ रहा है, रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वहीं पुतिन से मुलाकात के बाद लुकाशेंको का तंज देखिए। पश्चिमी देश हमें दुनिया का सबसे जहरीला मुल्क मानते हैं, पश्चिमी देश मुझे और पुतिन को सबसे खतरनाक मानते हैं, ये कहते हुए दरअसल तंजिया अंदाज में लुकाशेंको की तरफ से ये बयान दिया गया है। पुतिन और लुकाशेंको के बीच अब तक 13 बार मुलाकात हुई है, लेकिन पहली बार पुतिन लुकाशेंको से मिलने मॉस्को से बाहर निकले और मिन्स्क पहुंचे। ये अपने आप में बड़ी बात है। 19 दिसंबर 2022 बेलारूस में लुकाशेंको से मिले व्लादिमीर पुतिन, ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 10 महीने होने जा रहे हैं। महायुद्ध के बीच पहली बार मिन्स्क में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। इससे पहले 12 बार पुतिन से मिलने लुकाशेंको जो हैं वो मॉस्को पहुंचे थे। यूक्रेन में जारी जंग के बीच ये मीटिंग बहुत अहम है। ये देखिए, 12 बार पुतिन से मिलने लुकाशेंको मॉस्को आए, यानी मुलाकात तो पहले भी होती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मॉस्को से निकलकर पुतिन पहुंचे मिन्स्क और लुकाशेंको से मुलाकात की। ये देखिए, 22 फरवरी 2021, 22 अप्रैल, 28 मई, 13 जुलाई, 29 दिसंबर, तमाम मुलाकातों की तारीखें हम आपके सामने रख रहे हैं। 18 फरवरी 2022 को फिर मिलते हैं दोनों नेता, 11 मार्च 2022, 12 अप्रैल 2022 और इसके बाद 16 मई, 23 मई, 25 जून, 26 सितंबर, यानी मुलाकातें लगातार होती रही हैं। बदला क्या है? बदला यह है कि मॉस्को से बाहर निकलकर व्लादिमीर पुतिन जंग के बीच पहुंचे हैं मिन्स्क और वहां पर लुकाशेंको के साथ मुलाकात की गई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या मायने, क्या मतलब निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। और बड़ी बात अपने आप में यह भी नजर आती है कि हम साथ रहेंगे, साथ मिलकर ये करेंगे, वो करेंगे, कस्में, वादे तो तमाम नजर आए, लेकिन रूस यूक्रेन जंग का किसी नेता ने, चाहे लुकाशेंको हो या पुतिन, नाम तक नहीं लिया। क्या स्ट्रैटेजी क्या है? देखो समीर, जब आप एक ऐसे महायुद्ध की एक मूल्यांकन करते हैं तो बड़ी तस्वीर देखना वाजिब है। ये 10 महीने अभी हो गए हैं युद्ध के लिए, और जब युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी को इसी साल, तो रशिया ने 3 तरफा हमला किया था, पूर्व से, नॉर्थ से बेलारूस और साउथ से। अभी 10 महीने बाद रशिया का जो आक्रमण है एक स्टेलमेट, गतिरोध की सिचुएशन में पहुंच गया है। ना तो वो पूर्व से कोई प्रोग्रेस कर पा रहा, ना साउथ से। तो अभी एक ही विकल्प है कि वो नॉर्दर्न फ्रंट को दोबारा खोले, क्योंकि उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो बेलारूस है, और वहाँ से वो सोचता है कि ये गतिरोध को हम तोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और हो रही हैं। तकरीबन 3 लाख जो कॉन्स्क्रिप्ट सैनिक है रशिया के, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग मिल रही है उनको। फरवरी मार्च में थोड़ा मौसम अच्छा खुल जाएगा, और मेरा जहां तक अंदाज़ा है कि रशिया एक और
कोशिश करेगा सर, आप कि बिल्कुल ठीक उत्तर की कह रहे हैं, तरफ लेकिन ये से- स्पेक्यूलेशंस क्यों कि क्या अब रशिया की तरफ से बेलारूस पर ये दबाव है कि वो एक्टिवली इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाए? क्या ये पुतिन की बदलती रणनीति का ही नतीजा है कि इसे एक रेयर विजिट माना जा रहा है? इस बारे में चर्चा करने से पहले डोनेट्स्क में यूक्रेन के Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह होने को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां रूसी फौज ने यूक्रेन के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और रूसी ठिकानों पर हमला जिस तरीके से हो रहा है उसमें Mi-8 हेलीकॉप्टर के तबाह किए जाने को लेकर ये बड़ी खबर। और इधर खबर यह है कि बखमुट में रूसी ठिकानों पर विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेन की 46 एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने यह हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये बखमुट को लेकर पहले रूस की तरफ से ऐसी खबरें जो हमने देखी हैं और दिखाई भी कि रूस जो है इसको एक रीसेंट बड़े अटैक की तरह दिखा रहा था, लेकिन ये जो काउंटर अटैक है ये भी तो नहीं रुक रहे हैं। यूक्रेन ने लगभग हर जगह काउंटर अटैक किया जहां जहां रूस ने अटैक किया। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन को इस युद्ध में बने रहना है तो इस तरीके के आक्रमण उसको करने होंगे। रशियन ऑफेंसिव को बेनकाब करना है और उसके ऊपर भारी से भारी नुकसान पहुंचाना। कोई भी आर्मी लड़ाई में आइडल नहीं बैठ सकती, तो इस तरीके के हमले और दर हमले होते रहेंगे। रशिया का ऑफेंसिव, उसका काउंटर ऑफेंसिव, ये युद्ध की विधा है, इसमें बहुत ज़्यादा माने मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये युद्ध कोई निर्णायक दौर में पहुँचता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनोबल तोड़ना भी एक युद्ध की कला है जो रूस, मुझे लगता है पुतिन अब तक शायद कामयाब नहीं हो पा। देखिए, 10 महीने हो गए हैं इस युद्ध को। मनोबल टूटना होता तो मनोबल 30 दिन और 2 महीने या 4 महीने में टूटना था। 10 महीने की लड़ाई में अब मनोबल का सवाल नहीं है। अब तो यह है कि किसने अपना मिलिट्री एम या जो लार्जर एम है अचीव किया कि नहीं किया। आज की डेट में दोनों पक्ष इसमें उनकी जो धूमिल नजर आ गई है, कोई एम नजर नहीं आ रहा है अचीव होता हुआ। तो ये बड़ा इनकॉन्क्लूसिव सा वॉर होता जा रहा है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जब भी लड़ाई खत्म होगा, मेरे समझ से एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा कि इस युद्ध से क्या आखिर हासिल हुआ। ना तो रशिया ने अपना मिलिट्री एम हासिल किया, ना ही यूक्रेन पूरी तरीके से युद्ध में। अभी जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं इस युद्ध की, उसमें क्या यह माना जाए कि वाकई यूक्रेन का पलड़ा भारी है, यूक्रेन भारी पड़ रहा है? क्योंकि वो आप देखिए, रूस जैसे ताकतवर मुल्क का सामना कर रहा है और इतने दिन तक मैदान जंग में डटा हुआ है। समीर जी, पर्दे के अंदर जब चीज़ें होती हैं तो शक्तिशाली नज़र आती हैं। रूस की जो मिलिट्री माइट है वो डेंट हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और 10 महीना का इतिहास है कि जो फरवरी में जो मीटिंग लुकाशेंको के साथ जो हो रही थी या जॉइंट मिलिट्री डील हो रहा था, उस समय लग रहा था कि अब क्या होने वाला है। अब हम ही लोग खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं कि 10 महीने के बाद क्या क्यों होने वाला है। भविष्य इसका कुछ नज़र नहीं दिख रहा है। बशर्ते बात इस बात की है कि इस समय जो पुतिन का मोराल है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के चरम पर है और उस अस्तित्व की लड़ाई में जब वो मास्को से निकलकर मिन्स्क पहुंचते हैं तो यूक्रेन रूस के लिए वियतनाम तो साबित नहीं हो जाएगा आने वाले समय में। रवि जी, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपसे बताया कि मास्को से निकलकर मिन्स्क पे पहुंचना एक डिस्परेशन की बड़ी लाइन है कि आगे होगा क्या। ठीक है। और रवि, एक और नई बात कही डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने। अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि भाई जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन को बचाने की, अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं पुतिन भी अपने अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रहे हैं, इसीलिए मॉस्को से बाहर निकलकर उनको मिन्स्क पहुंचना पड़ा। टीटीपी की पाकिस्तान को खुली चुनौती। खबर देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी से जबरदस्त टक्कर हो रही है। पाकिस्तानी पुलिस और टीटीपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। साउथ वजीरिस्तान में जबरदस्त फायरिंग हुई है और गोलीबारी में भारी हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया है। तस्वीरें देखिए। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं गुलाम अब्बास। गुलाम, ये जो टीटीपी और पाकिस्तानी पुलिस के बीच में फायरिंग हो रही है, ये एक सीरीज सा दिख रहा है। अचानक से क्या हो गया है जो टीटीपी ने अप इन आर्म्स पूरी तरह से, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो, पुलिस हो या फिर रेंजर्स हो, उनके सामने खड़ी हो गई है? क्या कुछ हो रहा है वहां पर?
जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक पूरी टेररिज्म की एक वेव आई है जो कि पाकिस्तान के खासकर केपी के जो प्रांत है वहां पर देखने में आ रही है। और ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, जो सुबह 5 बजे टीटीपी के टेररिस्टों ने वाना में, साउथ वजीरिस्तान का इलाका है वाना, उसके सिटी पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया है। और वहां पे अटैक करने के बाद वहां पे इंजर्ड कुछ पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हुए हैं। और उसके बाद यहाँ से जो अम्यूनेशन है और असला और बाकी बारूद वगैरह वो लेके यहाँ से चले गए हैं। और ये अकेला वाकया नहीं है, क्योंकि इससे पहले बनने की सिचुएशन हमारे सामने है और पिछले 48 घंटों से वहां पे अभी तक सिचुएशन जो है वो अनचेंज है। तो ये जो सीरीज अचानक से शुरू हुई है, ये एक नई वेव है। और खासकर अगर लास्ट 72 आवर्स की बात करें तो बनने की सूरत हाल के बाद लक्की मरवत में टीटीपी ने अटैक किया जिसमें 4 पुलिस पर्सन की मौत हुई। चलिए गुलाम, इस सीरीज में देखना होगा कि जो पिछले कई हफ्तों से लगातार इंटेंसिफाई हो गई है वो और कितना चलेगी। आप खबर पर नजर बना के रखेगा, हम आपके पास और भी अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। रूस ने बेलारूस को विध्वंसक हथियारों से लैस कर दिया है और पुतिन से मुलाकात के बाद लुकाशेंको का ये बयान लगातार आपको TV9 भारतवर्ष बता रहा है क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि रूस ने अब बेलारूस को स्कैंडल मिसाइल दी है और रूस ने बेलारूस में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी अब तैनात कर दिया। आशीष हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ है। आशीष, जिस तरीके की इस बारे में चर्चा करनी जरूरी है इंफॉर्मेशन वॉल पर, इस बारे में डिटेल इनपुट दिखाने के साथ साथ कि आखिर क्या अब बेलारूस पूरी तरीके से एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है इस युद्ध में, और क्या यह भी स्पेकुलेशन सही है कि जो सैंक्शंस वेस्ट की तरफ से लगाए गए हैं उस पर चर्चा की जा रही है पुतिन और लुकाशेंको के बीच। इस पर चर्चा करने से पहले रूस बेलारूस की दोस्ती को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां यूक्रेन नेटो पर क्या यह दोस्ती भारी पड़ेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, यूक्रेन की 700 मील सीमा है, बेलारूस के साथ यह सीमा लगी हुई है और बेलारूस की सीमा 3 नेटो देशों से भी जुड़ी हुई है। अब मॉस्को की तुलना में कीव बेलारूस से सबसे करीब है और बेलारूस को रूस से तेल, गैस और मिलिट्री तैनाती में जिस तरीके से फायदा हो रहा है उसमें यह मुलाकात बहुत मायने रखती है। लुकाशेंको 27 साल से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। चुनावी धांधली के बाद भी पुतिन की लुकाशेंको के बचाने के कई दावे भी इससे पहले किए जा चुके हैं, लेकिन अब की ग्राफिक्स के जरिए यह इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां बेलारूस में रूसी हथियार होने वाली किस तरीके से विध्वंसक तैयारी के संकेत दे रहे हैं। यह इंफॉर्मेशन देखिए, हम आपको बता रहे हैं बेलारूस में रूसी हथियार होने वाले हैं, विध्वंसक वॉर का क्या ये बड़ा संकेत दे रहे हैं। यहां MiG-31K को लेकर सबसे पहली बात, साथ ही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, इसके अलावा फेरस लंबी है जहां Tu-22M3 बॉम्बर, साथ ही A-50 एवॉक्स, रूस के T-72A टैंक और टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम, 50 यूराल मिलिट्री ट्रक। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है युद्ध के 10वें महीने में पहुंचते हुए, क्योंकि क्या ये पुतिन की बदली रणनीति का ही आशीष नतीजा है कि अब 12,000 रूसी सैनिकों की मौजूदगी, क्या ये पुतिन की तरफ से एक इन्वॉल्वमेंट या प्रेशर है कि बेलारूस अब एक्टिवली इस युद्ध का हिस्सा बन जाए? देखिए, ये केवल और केवल नेटो को चिढ़ाने की, उन्हें ड्रैग करके वॉर में लाने की कोशिश है। वो इसलिए क्योंकि शुरू से ही ये युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में था ही नहीं। और मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बता दूं कि यूक्रेन को जब चाहे, उसकी आर्मी को, उसकी एयरफोर्स को जब चाहे तब कुछ ही दिनों में, आज के डेट में भी रशियन फोर्सेस कुचल सकती हैं। कुछ दिन नहीं तो कुछ हफ्ते में ही सही, लेकिन ये वो लंबा खींच रहे हैं, वो प्योरली इसलिए क्योंकि नेटो को वो इनवाइट कर रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये विश्व युद्ध 3 की घंटी बज गई है। क्या रूस और बेलारूस में एक बेला का ही फर्क है? कितनी बड़ी बला बन गई है ये विश्व के लिए, क्योंकि यहां पर एक एक्सीडेंटल एस्केलेशन या मिस कैलकुलेशन विशेष तौर पर रशिया और नेटो की तरफ से होता हुआ दिख सकता है। देखिए, मेरा स्लाइटली डिसएग्री आपसे मनीष जी, आशीष जी, ये है कि मुझे नहीं लगता है कि ये जो इनविटेशन है नाटो के लिए और रशिया आज इस पोजीशन में है कि कुछ हफ्तों में युद्ध जीत लेगा, ये पूरी तरह से ये रोमांटिसिज्म है इस डेट में कहना। ये होता था उस समय जब हम मार्च में, अप्रैल में बात करते थे कि आज ही रशिया जीतने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। रशिया को वेस्ट के सैंक्शंस का असर पड़ रहा है जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि अब बेलारूस एक ऐसा जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है जो पूरी तरह से यूक्रेन और इसका रशिया का बॉर्डर को शेयर करता है। अब बात पुतिन के पास सिर्फ एक बेलारूस ऑप्शन बचा जहां से वो एग्रेसिव पोस्चर दिखाने के लिए तैयार है। हालांकि पोस्चर ही रहेगा रवि जी। इनिशियली ये कोशिश हुई थी
इनिशियली भी हुई थी, बेलारूस के साथ मिलके हुई थी, लेकिन अब वो फेल चुकी हो चुकी थी। अब देखना है कि अब फिर मिलके कौन सी स्ट्रैटेजी ले आते हैं वो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन का एक बड़ा बयान भी आया है। पुतिन ने रूस की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया है, नए खतरों के बीच सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने की जरूरत, सुरक्षा और तकनीक पर तेजी से काम करने की जरूरत। पुतिन ने अपनी एजेंसियों को आगाह किया। और लेकिन वॉर जोन में फ्रंट लाइन पर क्या चल रहा है? फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना का एक्शन नजर आया है। रूसी फौज के खिलाफ संभाला गया मोर्चा रूस के हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है यूक्रेनी फौज। यानी जंग के इतने महीने गुजर जाने के बाद भी हौसले बुलंद हैं यूक्रेन के। पर एक और बड़ी अपडेट देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बड़ा खुलासा। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के डेप्यूटी हेड वादिम स्किबिट्स्की का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए 3 बार तारीख बदली। 24 फरवरी से पहले हमले की 3 बार तारीख बदली गई। आखिरी बार मिड फरवरी में भी हमले का प्लान था, लेकिन तीसरी तारीख आखिरकार 24 फरवरी को चुना गया और तब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया, जिसका नाम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रखा, फिर उसे बढ़ाकर पार्शियल मोबिलाइजेशन किया और अभी भी 10 महीने बाद भी हम लगातार देख रहे हैं वो चीज़ होती जा रही है। जनरल द्विवेदी, ये युद्ध लगभग 10 महीना चलते गया है। यूक्रेन लोगों से मांग के, उनसे किसी तरह से रिक्वेस्ट करके कुछ चीज़ें जुटाकर लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पुतिन अगर बेलारूस के पास जा रहे हैं, अगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूक्रेन की तरफ से हो रही है, नेटो करेगा क्या? देखो, ये युद्ध होता है, ये दो पहलुओं पर लड़ा जाता है, एक स्ट्रेटेजिक और एक टैक्टिकल। भाई स्ट्रेटेजिक जो था वो बड़ा आक्रमण हुआ और अभी जो है युद्ध टैक्टिकल हालात में है और पुतिन साहब चाहते हैं कि एक बार फिर वो एक स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव करें और लगता है कि वो बेलारूस की तरफ से होगा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि यूक्रेन कोशिश कर रहा है युद्ध की। उन्होंने बहुत अच्छा युद्ध लड़ा है, 10 महीने उन्होंने रशिया को रोका है और रशिया की बुखलाहट बहुत बढ़ गई है। आप ये देखो कि पुतिन साहब अभी गए हैं बेलारूस में और उनकी मदद मांगने के लिए। तीसरी बात जो बहुत अहम है ये है कि ये युद्ध जो अभी एक और गर्मी पकड़ेगा, जैसे फरवरी मार्च में आएगा। जो सर अभी तक इस वॉर में रूस का जो एक ग्रॉस लॉस है, नुकसान है, वो कितना बड़ा है आपके लिहाज से? क्या ये वॉर के रिटर्न में रूस उस कॉस्ट को बेयर कर पाएगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब भी हम लड़ाई की जीत हार देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस कॉस्ट पर हुई है जी। इस पे रशिया का बहुत भारी नुकसान हुआ है। उनके तकरीबन 1 लाख के करीब सैनिक चले गए हैं, मारे गए हैं। साथ ही साथ उनकी एयरफोर्स, तकरीबन आधी एयरफोर्स भी उसकी नष्ट हो गई है। ये तो एक मेजर पॉइंट है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब इसमें हार जीत से ज्यादा अब ये भी देखना होगा कि रूस को क्या नुकसान हुआ है इस पूरे वॉर में अभी तक, और उसका सीधे क्रेडिट अगर देखें तो यूक्रेन को जाता है। और देखिए, पुतिन के बेलारूस दौरे पर यूक्रेन से बड़ा खुलासा। यूक्रेन के डिप्टी गृह मंत्री येवेन यानिन का दावा, बेलारूस बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा रहा है यूक्रेन। बेलारूस सीमा पर सेना और आधुनिक हथियारों की तैनाती की गई। बेलारूस से मिल रही सुरक्षा चुनौती के बीच यह फैसला। तो बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन की किलेबंदी शुरू हो चुकी है। इससे जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्या क्या अभी तक हुआ है? 50 किलोमीटर तक सीमा पर पैदल सेना की तैनाती बढ़ाएगा यूक्रेन। आधुनिक हथियार, टैंक की संख्या बढ़ाएगा। बेलारूस में रूसी फौज की हलचल से यूक्रेन भी एक्शन में है। यूक्रेन की एयरफोर्स पेट्रोलिंग बढ़ाएगी। डिफेंस सिस्टम से पूरे बॉर्डर की सुरक्षा की जाएगी। तो ये सारी चीजें अब नजर आ रही हैं। शरदेंदु सर, ये बात तो क्लियर हो गई इस एक्शन से कि यूक्रेन को भी अब पता है कुछ आने वाला है बेलारूस से, और ये तैयारी शायद उसी का इंडिकेटर है। देखिए, मेरा मानना है, मैं इस पूरे जो विजिट हुई है पुतिन साहब की बेलारूस को एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। बेलारूस अपने आप को इस समय थ्रेटन महसूस कर रहा है।
उसको लगता है कि यूक्रेन का अगर रशिया को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना है तो हो सकता है बेलारूस में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट करे नाटो आर्मी। लिहाजा वहां का जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए पुतिन की वहां विजिट है, इसलिए मिलिट्री के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी नेचुरल है सर, बेलारूस जितना अपफ्रंट है लेकिन वो तो हो सकता है। एक तरफ जहां ईस्टर्न यूक्रेन स्टेलमेट की सिचुएशन में जा चुका है, अब दूसरा रास्ता नॉर्दर्न यूक्रेन पे अगर हमला करना है और कीव को अगर तहस नहस करना है तो बेलारूस एक बहुत अहम रास्ता है, जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वहां से, और अगर वहां से हमला होता है तो बेलारूस को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और कहीं नाटो फोर्सेस ने हमला करना शुरू कर दिया बेलारूस पे तो सिचुएशन बड़ी भयावह सी होती जा रही है। खास तौर पर नजर रही है कि आखिर पुतिन और लुकाशेंको के बीच में क्या बात हुई है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, क्रीमिया में भीषण धमाके को लेकर अगली बड़ी खबर, क्रीमिया पर यूक्रेन से हमले की आशंका जताई जा रही है और जेलेंस्की क्रीमिया पर कब्जे का अब दावा भी कर चुके हैं। दिसंबर तक क्रीमिया में यूक्रेनी फौज होगी, ये बड़ा दावा जेलेंस्की की तरफ से किया गया। और इस वक्त जमीन पर लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है उससे जुड़ी कई अहम तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। बैटल ग्राउंड से विध्वंसक वीडियो सामने आया है। स्वातोस्की में यूक्रेनी होवित्जर का एक्शन दिखा। होवित्जर से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया। यूक्रेन से यहां भी रूस को भारी नुकसान हुआ है। तो जंग जिस तरह से चल रही है, राठौड़ साहब ये बताइए कि क्या बदल जाएगा बेलारूस से अगर मदद मिल भी जाती है, और बेलारूस तो पहले से ही रूस के साथ खड़ा हुआ है। बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में बदलने क्या वाला है, जल्दी से। बेलारूस से सिर्फ ये चीज बदल सकती है कि यूक्रेन को हमेशा इस बात का अंदेशा रहेगा कि नॉर्थ से, बेलारूस से रूसी सेना अटैक कर सकती है, जैसा आपने बताया कि उसके लिए पेशबंदी के लिए यूक्रेन को अपनी फौज लगानी पड़ेगी। बिल्कुल।